अप एंड कमोडिटी राउंडअप में और आप जुड़े हैं CNBC आवाज़ एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज़ में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारी टॉप हेडलाइन में आज यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर है, बिकॉज यहाँ पर ऑल टाइम हाइज के आसपास फिर से कारोबार है। सोने की अगर बात की जाए तो ऑल टाइम हाइज अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बाजारों में, चांदी 14 साल के नए हाइज पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और घरेलू बाजार में यहाँ पर फिर से एक नया ऑल टाइम हाई हमने आज बनता हुआ देखा है। US फेड की मीटिंग शुरुआत हो जाएगी आज और अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी कल, तो उससे पहले 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती यहाँ पर फैक्टर्ड इन है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर फूड सेक्टर की। यहाँ पर GST घटने से राहत तो मिली ही है, लेकिन आगे जाते हुए इन्फ्लेशन और साथ ही साथ फेस्टिवल डिमांड को लेकर क्या सेंस है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं DJPC के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह, जयपुर सिल्वर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन अभिनीत बूचड़ा एंड मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे रेसेंस के CEO एंड MD संजय कुमार। लेकिन शुरुआत सोने चांदी से करेंगे। किशोर, क्या सेंस है? गोल्ड में जिस तरह के हाईज यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, काफी समय से सभी लोग कह रहे हैं कि रैली थोड़ी सी थकती हुई लग रही है, सोना ओवरबॉट भी है, लेकिन हायर हाइज यहाँ पर। गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक सोना थक नहीं रहे, हम थक रहे rather than keep saying every day. I think see markets दो चीज़ों से चल रहा है। एक है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव कि भाई ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चलने वाला है। अगर रिसेशन के फियर्स है तो डॉलर डेप्रिसिएशन हो सकता है। डॉलर डेप्रिसिएशन होगा तो किस करेंसीज के अगेंस्ट में, और करेंसी एडजस्टमेंट्स को लेकर जो गोल्ड एक जो एज ए करेंसी इट इज बिहेविंग। सेकंड इज द सेफ हेवन एसेट, जियोपॉलिटिक्स एज वेल एज जियो इकोनॉमिक जो फ्रंट पे जो उसको सपोर्ट मिल रहा है। और तीसरा चीज़ है कि रेट कट का सिनेरियो, अगर रिसेशन का फियर्स अगर सही है, जॉब मार्केट कूल ऑफ हो गया US में, तो जो रेट कट का सिलसिला है वो कितना तेजी से आगे बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा, मोर देन 95% सर्टेनिटी से एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उतना तक तो मार्केट में डिस्काउंट हो चुका है। सो कहीं ना कहीं मार्केट को एक ये एक्सपेक्टेशन भी है कि 25 के बदले में 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकता है। तो मे बी दैट इज वन थिंग विच इज कीपिंग द गोल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट मुझे पर्सनली थोड़ा सा आई एम नॉट दैट डोविश ऑन द इकोनॉमी एंड आई एम नॉट दैट मतलब पॉजिटिव ऑन Governor Powell because he has been very stingy about the rate cuts. So मेरे हिसाब से it's been I think it's a decent expectation. But see currently क्या है, आज मार्केट एकदम लल रहेगा. It's like calm before the storm kind of thing. So tomorrow it could be either ways, it could be because जो हाइस पे खड़े हैं, रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है, तो रिस्क ज़्यादा है, तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट स्टॉप लॉसेस के साथ किसी को भी पोजीशन होल्ड करना है, नया पोजीशन क्रिएट करना है। सो इंट्राडे के लिए मैं 22 सजेस्ट करूंगा, बट बहुत बड़ा रेंज नहीं है। 1,10,500 700 के आसपास का अपसाइड है, तो इंट्राडे आप स्ट्रिक्टली कर सकते हैं। बट अगर ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं, प्रॉब्ली ऑप्शंस के जरिए या आगे का मंथ को यूज करते हुए आप हेज करके चलना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर होल्डिंग। किशोर, जैसे आपने कहा गोल्ड नहीं थक रहा है, हम थक रहे हैं, एंड शायद थकान इसलिए भी है क्योंकि सेम क्वेश्चन यहाँ पर है कि अब गोल्ड में यहाँ से क्या होगा। 3680 3690 ऑलमोस्ट डन यहाँ पर। हम 3700 तो जस्ट अ साइकोलॉजिकल मार्क राइट नाउ। यहाँ से किस तरह की बढ़त देखने को मिल सकती है? एक्चुअली दोनों ही साइड की रेंज दीजिए कि अगर करेक्शन आती है, अच्छी खासी करेक्शन भी आती है, तो बेस्ट केस सिनेरियो नीचे में क्या है एंड बेस्ट केस सिनेरियो ऑन द हायर साइड। Manisha, I think again I've been constantly telling and reiterating levels are not important actually. कोई भी मार्केट में स्पेशली कमोडिटीज में मेरा 25 साल की जो तजुर्बा है बोल रहा है कि कभी भी ये नहीं होता है कि इतना बढ़ गया इसके वजह से ये गिरना चाहिए, ये कभी नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड ग्रेविटी इन कमोडिटी मार्केट्स खास करके, बिकॉज व्हेन द वैल्यूज आर फिक्टिशियसली और परसेप्शन वाइज रीजन, जनरली वो परसेप्शन कूल ऑफ हो जाता है तो आपको फ्रॉथ कम हो जाता है। बट यहाँ पे दिस इज नॉट फ्रॉथ, दिस इज एक्चुअल, दिस इज लिटरल, एंड इट्स एक्टिंग लाइक ए ग्लोबल करेंसी। एंड अगेन मैं बिल्कुल मानता हूँ कि गोल्ड में उस कैपेसिटी नहीं है कि ग्लोबल ऑल्टरनेट करेंसी बन सकता है। उसके लिए बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स है, बट स्टिल स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। जब तक वर्ल्ड कैनॉट फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दिस, आई थिंक गोल्ड बिकम्स एन एक्ट्स लाइक दैट करेंसी। सो आई थिंक दिस इज फंडामेंटल रैली नंबर वन। सो आपको 3500 में रुकना चाहिए, 37 में रुकना चाहिए,
4,000 में 4,500 5,000. आई थिंक आई वाज लिसनिंग टू यू यस्टरडे. आई थिंक यू आर टेलिंग अबाउट गोल्डमैन सैक्स एंड अदर ग्लोबल मल्टीनेशनल बैंक्स रिलीजिंग रिपोर्ट्स $5,000 का वगैरह वगैरह. मतलब हर आदमी का ये तुक्का है. So I'm not really believer of levels, but I think direction upside है. And मुझे एक but Kishore, for the sake of trading, Kishore, for the sake of trading, हाँ सर, आप करेक्शन की बात कर रहे हैं. जब तक आप मेरे को कोई ठोस कारण नहीं मिलता है कि यहाँ पे ये रैली एंड हो चुका है या एंड हो सकता है, तब तक आपको करेक्शन नहीं मान सकता. इसी 4-5%, 10% आपको गिरावट कभी भी देख सकता है. दिस इज जस्ट अ नॉइस इन द मार्केट. अगर 40% के बाद कोई चीज 4-5% गिरता है तो कुछ नहीं है, बट डर बहुत ज्यादा लगेगा 5% में भी आपको. सो आई थिंक दैट इज व्हाट द करंट सिचुएशन है. डायरेक्शन अपसाइड है. आज तक मतलब अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि मुझे मैं इस पॉइंट पे मैं बोल सकूं कि इस रैली खत्म हो चुका है, यहाँ से आपको करेक्टिव स्टैंस लेना चाहिए. सो एज ऑफ नो नहीं है. that kind of I get your point यार, लेकिन किशोर यहाँ से रेंज क्या है? जैसे आपने कहा 5-10% में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए. 10% ऑफ 3700, क्या हम ये नीचे में और ऊपर में दोनों तरफ मान के चलें? नहीं, ऐसे अपसाइड में आपको स्टिल आप 20-25-30% भी अपसाइड मान के चल सकते हैं, विच विल फॉर एग्जांपल 3700, 30% इज मोर देन 3, मतलब 30% इज लाइक $1,000. मतलब आपको 4700 5,000 आ गया, राइट? तो एनीथिंग अबव 42-4500 तो पॉसिबल है. अगेन जो रफ्तार आप देख रहे हैं कि मतलब 4500 अगर कुछ हो जाएगा तो आपको शायद फ्यू नॉट इवन मंथ्स, मतलब फ्यू वीक्स में भी देख सकते हैं. दैट बिकॉज द स्पीड इज लाइक दैट. बिकॉज वो होता है लास्ट में, जब भी आपको रैली का आखिरी के समय आता है तो आपको मतलब जो वीक हैंड से इतना पैनिक हो जाएंगे कि एक्चुअली पैनिक बाइंग विल एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ बुलिशनेस. बट डाउन साइड तो आप बोल रहे हैं कि ये $300 हो सकता है, विच इज 10% इज $300-350. आप स्टिल पकड़ के चलिए, आपके 3400 ही आप बोल रहे हैं. एक्चुअली 3700 से 3-4, इट्स नॉट, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बॉट गोल्ड अबाउट $2,000. मतलब आपका ग्लोबल एवरेज प्राइस आप देख लीजिए, इन्वेस्टर का ग्लोबल एवरेज प्राइस विल बी अराउंड 220-200. सो दे आर सिटिंग कंफर्टेबली, पैनिक नहीं होंगे. करेक्ट. वेल एब्सोल्युटली 3800 3700 के आसपास हम यहाँ पर हैं. और जैसे किशोर कह रहे हैं कि 20% 25% की तेजी यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन किस तरह से मार्केट जाता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है. एक सेंस चांदी पे लेते हैं. हमारे साथ जयपुर सिल्वर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन अभिनीत बूचरा. अभिनीत नमस्कार. जिस तरह की तेजी हमने सोने में आते हुए देखी है, अच्छी खासी उससे ज्यादा चांदी में बनते हुए नजर आई है. इस साल में अगर सोने में करीबन 40-42% की तेजी है तो चांदी ऑलमोस्ट 48% के गेन्स हमें दे चुकी है. करंट लेवल से आपकी क्या सेंस है, कहाँ जा सकते हैं चांदी के प्राइसेस? I think, namaskar ji, there are lot of factors I feel which will impact silver. So short term अगर हम बात करें तो it may receive a boost immediately if the Fed cuts or signals more cuts ahead, and also depends on the US macro data if it weakens. So I feel, but it can be volatile, hawkish surprises or dollar strength could pull it back. Support zones I see around like a very short term week, 1 to 2 months. $28 to $30 will be like the support in the lower level. It can go to that level. Medium around $35 to $40 per ounce, and long term I think 20 to 25% upside I see from here. But then it all depends on a lot of data, because the increasing demand from industrial renewables and possible macroeconomics weaknesses, solar panels and use of silver in LEDs and semiconductor. So all these factors will obviously help silver to increase, and as I said, it's like the new gold now. So it is. We see a very very high upside in silver, but yeah, but there are factors like depending on the Fed data, so of course it matters a lot. So the meeting which is still pending, so yeah. अभिनीत, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा कि प्राइसेस यहाँ से काफ़ी ऊपर जा सकते हैं और सारे के सारे फंडामेंटल सपोर्टिव भी हैं, लेकिन डिमांड फिलहाल क्या कोई वहाँ पर इम्पैक्ट आया है? बिकॉज जो भी रिपोर्ट्स पिछले कुछ दिनों में आई हैं ये सजेस्ट करती हैं कि फिजिकल डिमांड अच्छी है बार्स एंड बुलियंस में, और थोड़ा सा प्रीमियम भी शायद यहाँ पर डीलर्स चार्ज कर रहे हैं. डिमांड में कोई डिप नहीं आया है. इनफैक्ट डिमांड हैज इंक्रीज्ड. आई फील ये जब से प्राइसेस बढ़ी हैं डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, and customers are buying because they are seeing it as an investment.
पहले उन लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं लगता था, बट नाउ दे सी दैट दे हैड इन्वेस्टेड एट ₹1,00,000. सिल्वर टुडे इज एट 1,32,000. So they have seen that upside of 30%. So now that panic buying is also there. Aggressive buying has come in. Plus, the belief in silver has increased for people as an investment, that if they'll invest at this value, they might see an upside of 25-30% soon. So, उस वे के अंदर demand has increased. People are investing a lot in articles, investing a lot in solid jewelry of silver, where there is more silver and less of gemstones, specifically where there is less of value addition. They are investing a lot in that kind of jewelry in silver, and of course articles is one of the major segments in silver where people are investing. पॉइंट टेकन। अभिनीत, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक चांदी की बात है, 25% की तेजी यहां से भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, और जैसे ये कह रहे हैं कि डिमांड सिर्फ एग्रेसिव हुई है यहां से, और हमने इन्वेस्टमेंट स्पेशली यहां पर काफी हद तक बढ़ते हुए देखी है। एक चेक यहां पर सोने में भी ले लेते हैं, और जीजेपीसी के एक्स चेयरमैन कॉलिन शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कॉलिन, नमस्कार, स्वागत है आपका। सबका यही मानना है कि ये ऊपर में अभी तेजी और यहाँ पर काफ़ी हद तक बाकी है। जहाँ पर हम गोल्ड पे खड़े हैं एंड इंटरनेशनली इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, हांगकांग है, सऊदी है, शारजा आने वाला है, रिसेंटली यहाँ पर हमने काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ पर और भी इंडिया में भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। किस तरह का एक फीडबैक है? इवेंट्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, सब लोग बूथ्स भी लगा रहे हैं। आप इटली में थे कुछ समय पहले, क्या क्या सेंस है यहाँ पर अब आती हुई? सेंस थोड़ी नर्वसनेस की है। Okay. होल ट्रेड इज, आई वुड से, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। सबको लग रहा है, ऐसे मन में होप है कि ये रशिया यूक्रेन का वॉर जल्दी खत्म हो जाए। जियोपॉलिटिकल इश्यूज, इजराइल जो चल रहे हैं वो से एटलीस्ट दिवाली के पहले अगर थोड़ा सुलझ जाए तो दिवाली और वेडिंग सीजन आगे अच्छी रहेगी। एक वो होप है। सेकंड है कि फेड आज 0.25% जो भी आज इंटरेस्ट का रिडक्शन आएगा, उसके कारण जो गोल्ड में थोड़ी ये जो बुल रन आ गई, वो ट्रेड की ऐसी उम्मीद है कि दिवाली के पहले थोड़ा स्टडी या थोड़ा करेक्शन आए। लॉन्ग टर्म सबको मालूम है कि ये 4,000 की तरफ जा रहा है। कितना जल्दी जा रहा है वो अगले 10-15 दिन में मालूम पड़ेगा। बट दिवाली के लिए अगर थोड़ा करेक्शन आया रेट में तो खरीदारी और बढ़ सकती है। सो ट्रेड आज की तारीख में थोड़ा नर्वस थोड़ा माइट बी एन अंडरस्टेटमेंट कॉलिन, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से हमने गोल्ड प्राइसेस यहाँ पर रन होते हुए देखे हैं, लेकिन समबडी लाइक यू जो इन्वेस्टेड है यहाँ पर गोल्ड में भी, डायमंड में भी, लैब ग्रोन्स में भी, आप कहेंगे दैट परहैप्स इज अ बेटर वे, डाइवर्सिफाइड जिस तरह से आज की मार्केट है? डाइवर्सिफिकेशन तो इम्पोर्टेंट ही है, और यूएस में स्पेशली जो टैरिफ आ गया है उससे मार्केट्स भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी जरूरी है। और आई थिंक बहुत एक स्ट्रॉन्ग हार्ट की भी जरूरत है, बिकॉज हर रोज इतनी वोलेटिलिटी है। सो हमारा इंडस्ट्री अब पैंडेमिक टाइम से यू आर आल्सो कवरिंग अस क्वाइट प्रॉपर, आई थिंक रिगरसली। तो हर 1-2 महीना एक नई क्राइसिस से गुजर रही है। सो ऑलराइट, नर्वसनेस है और एक स्ट्रॉन्ग हार्ट की ज़रूरत है जिस तरह की मार्केट फिलहाल यहाँ पर है। कॉलिन, एक पॉजिटिव ये ज़रूर आया है कि यूएस एंड इंडिया आज शायद फिर कॉन्वर्सेशन टेबल पर वापस लौटेंगे। एज ऑफ नाउ किस तरह का सितंबर रहा? अगस्त के नंबर्स तो अच्छे आए हैं, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई थी कल यहाँ पर। सितंबर अब तक कैसा है इन सेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स? इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स बहुत कुछ डिप नहीं है। सो जो आई थिंक एक शार्प ड्रॉप जो लास्ट ईयर आया, उससे आज की तारीख में अप्रैल टू सितंबर तक सस्टेन कर रहा है। और उसके बहुत सारे कारण है, क्योंकि सोने के रेट इतने बढ़ गए, सिल्वर के रेट बढ़ गए, तो जो ज्वेलरी का एक वैल्यू में जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, उसके कारण एक्सपोर्ट्स के नंबर्स ठीक लग रहे हैं, बट वॉल्यूम में काफी डी ग्रोथ है। इस ज्वेलरी इस फेस्टिवल सीजन में अगर कॉलिन करंट लेवल्स पे भी गोल्ड प्राइसेस रह जाते हैं विच इज़ अराउंड 35 to 3700 के बीच में भी, तो किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन है? वॉल्यूम डिक्लाइन सबको दिख रहा है, लेकिन अगर पिछली दिवाली से कंपेयर करें तो ये कितना वॉल्यूम डिक्लाइन हो सकता है? पिछली दिवाली से देखो कंपेयर करें तो अब 40% रेट का जो बढ़ावा आ गया, ओके, उसमें वॉल्यूम में 20-25% डी ग्रोथ के साथ भी वैल्यू टर्म्स में 10-15% ग्रोथ रहेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर दिवाली। स्पेशली जो इंडिया में जो जीएसटी का इम्पैक्ट एक अभी ये अगले महीने में आएगा, तो उसके कारण आई थिंक 10-15% वैल्यू ग्रोथ होगा, बट 25% वॉल्यूम डी ग्रोथ होगा।
गॉट दैट। कॉलिन, एक और सवाल और ये डायमंड्स को लेकर है। यहाँ पर हमने प्राइसेस में स्टेबिलिटी जरूर आते हुए देखी है, एंड यस इस वजह से लोग शायद 18-14 कैरेट प्लस डायमंड एक प्रोडक्ट की तरह से यहाँ पर देखते हैं। ओवरऑल डायमंड्स में क्या सिनारियो है भारतीय बाजारों के लिए और फिर एक्सपोर्ट्स के लिए? देखो, भारतीय बाजार के लिए क्या एक्सपोर्ट के लिए, दोनों के लिए एक प्राइस स्टेबिलिटी आ गई है, क्योंकि लास्ट 6-7 महीने से रफ का इंपोर्ट काफी डाउन रहा है। सूरत में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत डाउन रही है, और इवन बोट्सवाना में इट हैज बीन सबड्यूड टू क्वाइट अ लो लेवल। सो एक नया माल जो पहले का फ्लो था वो उससे 35-40% लोअर है, और डिमांड जो पहले थी वो लगभग सेम है कि 5-7% ग्रोथ है उसमें ग्लोबली एंड इन इंडिया। सो आई थिंक पाइपलाइन इज गेटिंग हेल्दियर, प्राइस स्टेबल हो रहे हैं, और अगले 1-2 महीने में शायद थोड़ी क्वालिटीज और कुछ कुछ साइजेस में थोड़ा बढ़ावा भी आ सकता है। सो नेचुरल डायमंड सीम्स टू बी इन अ मच बेटर प्लेस देन वेयर इट वाज लास्ट ईयर। ऑल राइट, तो वो एक पॉजिटिव यहाँ से निकलता हुआ, क्योंकि प्राइसेस में स्टेबिलिटी है और लोग वही चाहते हैं जहाँ पर प्राइसेस थोड़े से स्टेबल या इन सम सेंस यू कैन प्रिडिक्ट देम। बहुत शुक्रिया कॉलिन साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहाँ तक ज्वेलरी का सेंस है, नर्वसनेस है यहाँ पर मार्केट्स में, लेकिन सामने फेस्टिवल सीजन भी है तो डिमांड यहाँ से निकल के आ सकती है। एक सेंस मेटल्स पे लेंगे किशोर, और यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। कॉपर जुलाई 2025 के हाइस पर है, एल्यूमिनियम जिंक 6 महीने के हाइस के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए। तो इवन एज हमने सेफ हेवन बाइंग मेटल्स में आते हुए देखी है, बेस मेटल्स में सपोर्ट कायम है। आई थिंक बेस मेटल्स में कॉपर काफ़ी अच्छा बुलिश है, फंडामेंटली सपोर्टेड स्टोरी है, ग्लोबल सप्लाई टाइटनिंग है, कपल ऑफ माइन प्रोडक्शन में रुकावट आया है। चाइना ऑल्सो सितंबर प्रोडक्शन नंबर्स उसका कमजोर आया है, तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एंड ऑल्सो अगर रेट कट का सिनेरियो होता है तो वो भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी में ऐड होगा। सो कॉपर अभी फिलहाल के लिए आई थिंक 915 के आसपास में बाइंग का सलाह दे सकता हूँ। सितंबर वायदा में 923 925 तक अपसाइड हो सकता है। आपको डाउनसाइड स्टॉप लॉसेस अराउंड 910 911 के आसपास आप स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना चाहिए। 923 925 का अपसाइड देख सकते हैं। ऑलराइट, तो सारा कुछ यहाँ पर बाइंग कैटेगरी में है, खरीदारी यहाँ पर बेस मेटल्स में भी बनती है। किशोर, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो सारी की सारी बाय कॉल्स भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे रेसेंस के CEO एंड MD संजय कुमार को। और GST की दरों में कटौती का असर फूड सेक्टर पे अच्छा खासा देखने को मिला है। इनिशियल चीयर हमने यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ नजर आया, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह का इन्फ्लेशन डेटा हमने देखा है, इंपोर्ट के नंबर्स भी यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। लेकिन क्या है डिटेल्स, रेसेंस के CEO एंड MD संजय कुमार को इसी कॉन्वर्सेशन के लिए जोड़ते हैं। संजय जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो ओवरऑल GST का इम्पैक्ट आप कैसे रीड कर रहे हैं? मनीषा जी, सबसे बड़ी बात यह कि इसमें दो भाग हैं। एक भाग तो ये है कि रेट रैशनलाइजेशन हुआ, यानी कि अब कैटेगरीज कम हो गए, लेकिन अभी भी और क्लैरिटी चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो फूड आइटम्स पे था वो रिस्टोर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आमतौर पे यही लेके चल रहे हैं लोग कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आने वाला है। तो मान लीजिए अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं भी आता है और जो रेट रैशनलाइजेशन हुआ है, उससे एक चीज तो अवश्य होने वाली है कि खाद्य सामग्री जितनी भी हैं उनका खपत ज्यादा होने वाला है, यानी कि कंजम्पशन विल डेफिनेटली इंक्रीज बिकॉज रेट रैशनलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। बट कुछ हेडविंड्स भी हैं। वो क्या है जो आपने जैसे अभी चर्चा की कि अगले कुछ महीने में हमें ये लगता है कि महंगाई बढ़ेगी खाद्य पदार्थों की। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि रुपए का मूल आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों में काफी गिरा है, जिससे कि लेंटिल्स यानी दाल, आज भारत विश्व का सबसे बड़ा इज द बिगेस्ट इंपोर्टर। जितना हम दाल इंपोर्ट करते हैं कोई और देश नहीं है विश्व में जो इतना इंपोर्ट करते हैं। दाल इज अ स्टेपल अक्रॉस द कंट्री। सो ये जो रुपए की गिरावट हुई है, इससे दाल के दरों में हमें जहां तक अभी नजर है बढ़त अवश्य होगी, जिसके कारण कि जो GST का फायदा होगा कुछ उसमें कुछ हद तक उस फायदा नहीं हम महसूस कर पाएंगे, क्योंकि फूड इंपोर्ट्स जो बढ़ेंगे वो महंगे हो जाएंगे। लेकिन
संजय जी, जैसे आपने कहा कि सिर्फ दालें ही नहीं, खाने के तेल हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा लेंटिल्स भी यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, इन एडिशन टू द फैक्ट कि हम पूरी तरह डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल मार्केट्स और वहाँ के प्राइसेस पे। पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फेस्टिवल सीजन है, गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है कि अवेलेबिलिटी हो, काफ़ी सारी इन इम्पोर्टिंग कमोडिटीज़ पे ड्यूटीज़ कम हैं, फेस्टिवल सीजन में किस तरह की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी देखते हैं आप? सी फेस्टिवल सीजन में हिस्टोरिकली हमने देखा है कि खपत ज्यादा होती है, लेकिन फेस्टिवल सीजन में रुपी जो गिरावट हुई है रुपए के भाव में, उसका क्या असर होगा? ये बहुत कम साल में ऐसा हुआ है कि दिवाली के आसपास रुपए के मूल्य में गिरावट हुई है, तो इस गिरावट के चलते उसका क्या असर होने वाला है ये कहना मुश्किल है। लेकिन फायदा ये है कि आज के तारीख में अगर आप देखने जाएं तो तेलों की भाव, मैं कह रहा हूं पेट्रोल और डीजल, इनकी भाव में ज्यादा बढ़त की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो आमतौर पे 5 से 6% कम हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। लेकिन एडिबल ऑयल्स में देयर कैन बी एन इम्पैक्ट, सो द फुल बास्केट में रिजल्ट इन स्पाइकिंग इन्फ्लेशन फॉर फूड कमोडिटीज ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। यानी कि अगले 4 से 6 हफ्ते में 4% जो अभी सीपीआई है, मुझे लगता है कि 4.5 से 5% के बीच में पहुंच सकता है, और अगर रुपए की मूल्य में और गिरावट हुई तो फिर असर और भी बुरा हो सकता है। लेकिन कुछ हद तक जीएसटी में जो सुधार हुआ है उससे भी एक्चुअली खपत ज्यादा होगी, तो मुझे लगता है कि उसके कारण भी कंजम्पशन बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में देख सकते हैं। एक और चीज संजय जी, यहाँ पर जिस तरह से एफएमसीजी कंपनीज ने पिछले 2 क्वार्टर्स में अपने रिजल्ट्स दिखाए, उसके लिहाज से जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिमांड ग्रोथ में हमने तेजी आते हुए नहीं देखी। अर्बन सपाट रहा, रूरल में हल्की सी बढ़त ऑफकोर्स पिछले 1-2 क्वार्टर्स में यहाँ पर आती हुई नजर जरूर आई है, लेकिन अभी भी हम उसे ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। कैसे देखते हैं आप अर्बन एंड रूरल का ये डिवाइड व्हेन इट कम्स टू एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स? So this is a very good question. So एक चीज है जीएसटी रैशनलाइजेशन, which is definitely going to help in consumption, यानी कि अब आमतौर पे घरों में लोग ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास है उस तक बहुत ज्यादा खपत में बढ़ाई नहीं होने वाली है। इसलिए नहीं होने वाली है क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कम है। तो जो इनकम है उसमें कंजम्पशन बढ़ने वाला है, वो तो अवश्य होगा, उसके कारण थोड़े दाम भी बढ़ सकते हैं और उससे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ने से इकोनॉमी को भी फायदा होगा। लेकिन जब इनकम टैक्स में चेंजेस आएंगे और आम आदमी के हाथ में, जो नौकरी पेशे वाले हैं उनके हाथ में पैसे ज्यादा आएंगे या डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि डिमांड ऑफ पैकेज्ड फूड विल इंक्रीज, क्योंकि पैकेज्ड फूड ज्यादातर मिडिल क्लास ही कंज्यूम करती है, तो उनके लिए हाथ में जब तक ज्यादा पैसे नहीं आएंगे ये ग्रोथ देखना मुझे नहीं लगता है कि अगले 2-4 महीने में बहुत ज्यादा बढ़त होने वाली है। पॉइंट टेकन। संजय कुमार जी, इतना ही समय आज शो में, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और आशा है आपसे बहुत जल्दी यहाँ पर एक लॉन्गर कॉन्वर्सेशन भी होगी। तो जैसे संजय जी कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स, थैंक यू संजय जी। तो जैसे वो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ पर फेस्टिवल डिमांड अच्छी है, जीएसटी रैशनलाइजेशन का इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन साथ ही साथ रुपया डिप्रिसिएशन और जो इंपोर्टेड कमोडिटीज हैं उनका असर भी हम यहाँ पर प्राइसेस में सीप इन होता हुआ देखेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद